हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे? चलो, तो जैसा कि आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात की और वो थी एग्रोबैक्टीरियम वाहक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात की? एग्रोबैक्टीरियम वाहक के बारे में, है ना। तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार एक एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु हमारे वांछित जीन को प्लांट में ट्रांसफर करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आज हम नेक्स्ट बात करते हैं। वो तो वाहक निर्देशित विधि हुई और सेकंड जो विधि है उससे बोलते हैं हम प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। तो देखिए, इसमें डीएनए को बिना वाहक के प्रवेश कराया जाता है। तो इसकी कुछ विधियां हैं, उनमें सबसे पहली जो विधि है वो है रासायनिक विधि। बात को जरा ध्यान से समझो। देखो, प्लांटों में जो हम जीन ट्रांसफर कर सकते हैं वो दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो वाहक के माध्यम से और एक डायरेक्ट। ठीक है, तो वाहक के माध्यम से हमने मोस्टली एग्रोबैक्टीरियम को देख लिया था। अब जो हम देख रहे हैं कि भाई हम डायरेक्ट अपने जीन को ट्रांसफर कैसे करें प्लांटों में, तो उसके दो प्रकार हैं या दो विधि से हम कर सकते हैं, एक तो रासायनिक विधि से और एक भौतिक विधि से। समझ में आ रही मेरी बात? डायरेक्ट जो हम विधि अपनाते हैं उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो रासायनिक और एक भौतिक। तो पहला जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं रासायनिक विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये पूरा ही टॉपिक चल रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो रासायनिक विधि क्या है? कुछ रसायन जैसे पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी जिसको बोलते हैं, पॉलीवाइनल एल्कोहल आदि डीएनए प्रवेश को प्रेरित करते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम जीव द्रव्यक डीएनए को डीएनए प्लाज्मिड को डालते हैं, फिर उसमें 15 से 25% पीईजी मिलाते हैं। ये पीईजी वांछित जीन को पादप कोशिका में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे ये पादप कोशिका के जीनोम से जुड़ जाए। देखो, बहुत ही सिंपल सी एक विधि है रासायनिक विधि, मैं आपको बता दूं। ठीक है, और पीडीएफ में नोट्स में जो आपको लिखी हुई थ्योरी मिलेगी वही आपको लिख के चलनी है केवल। देखिए क्या है रासायनिक विधि। सिंपल सी बात है
पहले आप कुछ ऐसे रसायन बताओ जिनका प्रयोग इस डीएनए प्रवेश कराने के लिए होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ रसायन होते हैं, जैसे मोस्टली पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको हम पीईजी बोल के चलते हैं, पॉलीवाइनल अल्कोहल, कैल्शियम फॉस्फेट भी है ना। तो ये रसायन क्या करते हैं कि डीएनए को किसी कोशिका में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। बात जरा ध्यान समझो आप कि भाई ये रसायन है और इन रसायनों के पास ऐसी क्षमता होती है कि ये डीएनए को प्रेरित करते हैं कि हाँ भाई जा तो इस प्लांट सेल में प्रवेश हो जा। और हमें क्या कराना है, केवल अपने वांछित जीन को प्रवेश ही कराना है प्लांट सेल में, ठीक है। और ये रसायन क्या करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं। तो एक सिंपल सी बात क्या हुई कि यदि हम अपनी संवर्धन प्लेट में सबसे पहले जीव द्रव्य डीएनए प्लाज्मिड को डालें, मतलब प्लांट सेल डाल दी और उसमें अपना डीएनए प्लाज्मिड जो है वो डाल दिया। उसको डालने के बाद फिर हम उसमें मतलब संवर्धन माध्यम में 15 से 25% मिलाते हैं पीईजी, मतलब रसायन। तो ये पीईजी क्या करता है, उस वांछित जीन को पादप कोशिका में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वो क्या करती है, वांछित जीन आसानी से उसमें प्रवेश कर जाता है और उसके जीन से जुड़ जाता है, प्लांट के जीन से, डीएनए से, ठीक है। तो ये हो गया भाई प्लांटों में प्रवेश। नहीं आई बात समझ में? बहुत सिंपल है ना रासायनिक विधि। आप पीईजी को याद रखो। पहले तो आप ऐसे बताओ कि ये रसायन प्रेरित करते हैं प्रवेश करने के लिए। फिर आप बताओ कि हम इसमें पहले जीव द्रव्य, अब जीव द्रव्य क्या है, कोशिका भित्ति रहित प्लांट सेल को, जिसमें आपको प्रवेश कराना है वांछित डीएनए, ठीक है। डीएनए प्लाज्म डाल दिया, कुछ देर बाद 15 से 25% पीईजी मिला दो, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये है हमारी रासायनिक विधि, ठीक है। तो इसको भी आप याद करके चलना भाई। छोटी छोटी सी विधि हैं लेकिन सभी इंपॉर्टेंट विधि हैं। तो रासायनिक विधि में आपको पीईजी पर ध्यान देना है। दूसरी है भौतिक विधियां। अब भौतिक विधियां हमारी बहुत सारी हैं, ठीक है। भौतिक विधियां, तो उनमें सबसे पहली जो भौतिक विधि है वो है माइक्रो प्रोजेक्टाइल या शॉटगन, ठीक है। पहली जो विधि है इसे हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल या जीन, अच्छा वैसे इसका चलो सही नाम मैं इसको बता देता हूं जो आपकी किताब में है। इसको हम बोलते हैं जीन गन विधि। क्या बोलते हैं? जीन गन विधि। अब हमारी फिजिकल विधियां चल रही हैं, ठीक है। रासायनिक विधि में तो हमने क्या किया था, पीईजी का प्रयोग किया था। अब हमारी चल रही हैं भौतिक विधियां। तो भौतिक विधि में सबसे पहली है जीन गन विधि। तो मैं अब बता दूं, इसी माइक्रो प्रोजेक्टाइल शॉटगन आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में वांछित डीएनए से विलोपित स्वर्ण या टंगस्टन के
1 से 3 माइक्रोमीटर व्यास के कणों को उच्च वेग के साथ लक्ष्य कोशिकाओं में दाग दिया जाता है, जिससे वे पादप कोशिका में प्रवेश कर डीएनए से जुड़कर ट्रांसजेनिक पादप बनाते हैं। ठीक है, नोट, इसका प्रयोग भित्तियुक्त कोशिका के लिए किया जाता है। देखिए भाई, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अब तक विधियां चल रही थीं वो विधियां क्या हैं कि प्रोटोप्लास्ट के लिए ज़्यादा उपयुक्त थीं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? एक द्रव जैसा पदार्थ होता है जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती। तो क्या है, आसानी से कोई भी डीएनए उसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जैसे तंबाकू वगैरह के, उनमें हमें क्या है कि कोशिका भित्ति ही लेनी पड़ती है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि यदि कोशिका भित्ति युक्त पादप कोशिका में अपने वांछित जीन को यदि प्रवेश कराना है तो उसके लिए हम एक भौतिक विधि काम में लेते हैं जिसे जीनगन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनगन विधि बोलते हैं। तो देखिए क्या है जीनगन विधि, बहुत सिंपल है कि इसे हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल या शॉर्ट गन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस विधि को हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल या शॉर्ट गन के भी नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि वांछित डीएनए से विलोपित, मतलब क्या है, एक टंगस्टन जो धातु है, टंगस्टन बल्ब के फिलामेंट जिसके बने होते हैं सबसे मजबूत, जिसका गलनांक शायद सबसे हाई होता है, ये टंगस्टन है। ठीक है, तो इस टंगस्टन के कण पे हम क्या करते हैं, अपने वांछित जीन को इस प्रकार लपेट देते हैं भाई। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ये टंगस्टन का कण है, थोड़ा ठोस होगा तो ये तेज गति से गमन कर सकता है ना, इसके पास गति होगी। तो इससे इस पर हमारा वांछित जीन लपेटा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इनका व्यास है 1 से 3 माइक्रोमीटर इन टंगस्टन के कणों का। ठीक है, इनको उच्च वेग के साथ, भाई देखो जीनगन एक सिंपल सी बात है, गन जैसी होती है, उसमें ट्रिगर होता है, उसको जैसे ही दबाते हैं एक प्रेशर पड़ता है और जो हमारे कण हैं वो उच्च वेग के साथ गमन कर अपनी लक्ष्य कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। नहीं, यही बात समझ में? आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते भाई। जीनगन क्यों बोलते हैं कि इस विधि में गन जैसा सिस्टम है ना। तो हम क्या करते हैं, अपने जो नाल होती है, गन की नाल होती है, उसमें अपने टंगस्टन के कण को डाल देते हैं और जब ट्रिगर दबाया जाता है तो ये टंगस्टन का कण उच्च वेग से जाता है और कोशिका भित्ति को भेदकर उसके जीन से समाकलित हो जाता है। तो एक सिंपल सी बात है ना। तो हम ऐसे भी अपने डीएनए को प्रवेश करा सकते हैं। बताओ, करा सकते हैं नहीं करा सकते? तो याद रह जाएगी आपको जीनगन विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है भाई जीनगन, है ना। बहुत सिंपल है कि टंगस्टन और स्वर्ण के जो विलोपित डीएनए से कण हैं उनको उच्च वेग से लक्ष्य कोशिका में दाग दिया जाता है, जिससे वे उसमें प्रवेश कर उसके जीन से समाकलित हो एक ट्रांसजेनिक पादप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है बदला हुआ, जेनिक का मतलब जीन के लेवल पे।
देखो वो जिस प्लांट में वांछित जीन प्रवेश कर गया है तो वो जीनी संरचना की दृष्टि से बदल चुका है, नहीं बदल चुका, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक पादप। तो समझ में आ गई आपको बात जीनगण विधि की, है ना। बहुत ही सिंपल विधि है भाई जीनगण, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाइयाँ वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट विधि ये तो हुई हमारी जीनगण विधि, पहली विधि जिसको हम बोलते हैं भौतिक विधि है। दूसरी जो विधि है वो है वैद्युत छिद्रण, है ना। तो हेडिंग से पता चल रहा है कि आप यदि किसी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें छिद्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? छिद्र। समझ में आ रही बात? विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए तो उसमें छिद्र बन जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वैद्युत छिद्रण। तो देखो क्या है, इस विधि में जीवद्रव्यक, ऊतक, आदि को घोल में रखकर जब स्पंद दिए जाते हैं तो इनकी कला में अस्थायी छिद्र बन जाते हैं जिनसे वांछित जीन प्रवेश कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हम वांछित कोशिका या ऊतक को वांछित जीन युक्त घोल में रखकर स्पंद देते हैं तो ऊतक की कला में अस्थायी छिद्र बनते हैं जिनसे वांछित डीएनए प्रवेश कर कोशिका के डीएनए से जुड़ जाता है। तो देखो वैद्युत छिद्रण जो विधि है वो भी बहुत सिंपल है। वो सिंपल कैसे, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी प्लांट की कोशिका, अच्छा इसमें ना कोशिका भित्ति नहीं चाहिए, इन प्लांटों में जीव द्रव्य, इस विधि के लिए जीव द्रव्य की ही चाहिए, ठीक है। मतलब प्लाज्मा कला होनी चाहिए, कोशिका भित्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करें, अपने संवर्धन प्लेट में यदि हमने अपने पादप की कोशिका में कहूँ जीव द्रव्य को डाल रखा है और अपने वांछित जीन को डाल रखा है, तो यदि हम उसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित कर दें, उसमें पल्स दें, है ना, करंट प्रवाहित करें, तो पता है क्या होता है, उस विद्युत प्रभाव से प्लाज्मा कला में, मैं कहूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से छिद्र बन जाते हैं और उन छिद्रों से ही हमारा जो वांछित डीएनए है वो उसमें आसानी से प्रवेश कर जाता है। तो देखो कितनी सिंपल सिंपल सी विधियां हैं डीएनए को प्रवेश कराने के लिए। समझ में आ रही है आपको बात? मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें कोई कठिनाइयां होगी याद करने में। बहुत ही सिंपल सी विधि है भाई, ये पूरी जो विधि है सब इम्पोर्टेंट और सबसे सिंपल भी है ना। जैसे जीनगण में क्या था कि स्वर्ण टंगस्टन पे विलोपित डीएनए कणों को बंदूक की सहायता से दाग दीजिए, प्रवेश कर जाएंगे। इसमें क्या है
करंट प्रवाहित कीजिए, छिद्र बनेंगे, उन छिद्रों से चले जाएंगे। बस थ्योरी ही तो सेट करनी है आपको, लेकिन समझने में तो इसमें कुछ है नहीं भाई। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है कि वांछित कोशिका या ऊतक को वांछित जीन युक्त जब हम घोल में रखते हैं और स्पंद देते हैं तो ऊतक की कला में अस्थायी छिद्र बनते हैं, जिनसे वांछित डीएनए उसमें प्रवेश कर उस कोशिका के डीएनए से जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी विधि जिसको हम वैद्युत छिद्रण बोल के चल रहे हैं। सिंपल विधि है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। थर्ड विधि है लिपोसोम मध्यस्थता। अच्छा, लिपोसोम का डायरेक्ट मतलब होता है लिपिड, और लिपिड होती है वसा। लिपोसोम का मतलब होता है लिपिड, और लिपिड को बोलते हैं वसा, और मध्यस्थता का मतलब होता है लिपिड के माध्यम से। समझ में आ गई बात है ना? तो इसमें क्या करते हैं, इस विधि में गोलाकार वसीय अणु लेते हैं जिसके भीतर जल में वांछित डीएनए होता है। जैसे ही ये अणु पादप कोशिका के संपर्क में आता है तो ये कला से चिपक जाता है और उसके अंदर विसरित हो जाता है, जिसके साथ हमारा वांछित जीन भी प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो देखो ये भी बहुत सिंपल सी विधि है, लिपोसोम लिपिड। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि पाचन तंत्र में मैंने आपको एक वसा का अवशोषण वाला टॉपिक बताया था, है ना? वसा का अवशोषण। तो वसा का सिस्टम क्या होता है कि यदि वसा का अणु किसी कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के पास आ जाए, है ना, तो वो उसमें क्या है, अपने आप विसरित हो जाता है सामान्य विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से। ये एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो हम इसी चीज का फायदा उठा के क्या करते हैं कि हम एक वसा का अणु लेते हैं और उस वसा के अणु के अंदर जल भरते हैं और उस जल में होता है हमारा वांछित डीएनए। समझ में आ गई बात? तो उस वांछित डीएनए को हम अपने वसा के अणु के मध्य में रख देते हैं। अब जैसे ही वसा का अणु उस पादप कोशिका के संपर्क में आता है, जो कि जीव द्रव्यक है, वहां कोशिका भित्ति नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही जीव द्रव्यक के संपर्क में आता है उससे पहले चिपकता है और सामान्य विसरण की विधि से वो विसरित हो जाता है। अब जैसे ही वसा का अणु विसरित होगा, जैसे ही वसा का अणु विसरित होगा, हमारे काम का जो डीएनए है वो भी उसी के साथ विसरित हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो बस इस प्रकार लिपिड के माध्यम से हमारा वांछित डीएनए उसमें प्रवेश कर जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमारी लास्ट विधि है चौथी विधि, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म इंजेक्शन, जिसको माइक्रो इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? माइक्रो इंजेक्शन।
इस विधि के द्वारा वांछित जीन को सीधे ही व्यास की कांच की सुई के माध्यम से पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। बहुत ही सिंपल सी ये विधि है भाई, माइक्रो इंजेक्शन, सूक्ष्म इंजेक्शन। तो ये क्या कहनी चाह रही है भाई, हेडिंग अपने आप बता रही है कि आप एक इंजेक्शन लीजिए और उस इंजेक्शन में अपने डीएनए को भरिए और बस डायरेक्ट कोशिका में लगा दीजिए। बताओ आप ऐसा कर सकते नहीं कर सकते? तो सबसे सिंपल विधि यही है, माइक्रो इंजेक्शन है, कि इस विधि के द्वारा वांछित जीन को सीधे ही ये इतना व्यास इसकी कांच की सुई का होता है जो हम निडल काम में लेते हैं, उस सुई के माध्यम से हम डायरेक्ट पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में अंतःक्षेपित कर देते हैं, डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहां पर 5 विधियों का अध्ययन किया, जिसमें पहली विधि रासायनिक, जिसमें हम पीईजी को काम में लेंगे, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को। फिर हमारे पास 4 भौतिक विधि थी, जिनमें सबसे पहली थी जीनगन। जीनगन में क्या था कि हम विलोपित डीएनए से विलोपित स्वर्ण या टंगस्टन के कणों को 1 से 3 माइक्रोमीटर व्यास के जो कण होते हैं उन्हें उच्च वेग से दाग देते हैं एक गन की सहायता से। ठीक है, फिर हमने देखा वैद्युत छिद्रण, कि यदि हम किसी घोल में जिसमें जीव द्रव्यक है या हमारा वांछित जीन है, उसमें यदि हम करंट प्रोवाइड करें तो जो जीव द्रव्यक होता है, जो प्लाज्मा कला उसकी होती है, उसमें अस्थायी छिद्र बन जाते हैं और उन छिद्रों से हमारा वांछित जीन प्रवेश कर जाता है। लिपोसोम मध्यस्थता, मतलब लिपिड के अंदर यदि हम अपने डीएनए को डालें तो लिपिड अपने स्वभाव के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपककर विसरित हो जाती है, जिसके साथ हमारा वांछित जीन भी प्रवेश कर जाता है। और ये है ही भाई कौन सी, माइक्रो इंजेक्शन। तो क्या दिक्कत है इन विधियों में आप? ठीक है, तो याद हो जाएंगी आपको सभी विधि, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये तो भाई हमारी कंप्लीट हुई विधियां। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक हेडिंग है, मैं आपको बता दूं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जिनको बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हेडिंग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप जरा इसको ध्यान से समझो। आनुवांशिक रूपांतरित जीव, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जीएमओ क्या है। बात समझ में आ रही है? जीएमओ क्या है, या जीएमओ जीव किसे कहते हैं, या जीएमओ प्लांट किसे कहते हैं, इस करके क्वेश्चन आता है। और वो आपसे पूछेगा कि इनके विकसित होने के चरणों को लिखिए। बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कैसे आता है कि जीएमओ जीव क्या है, या जीएमओ प्लांट क्या है, या जीएम पौधे किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना। 2-3 प्रकार से बनेगा, बात एक ही रहेगी। और इनके विकसित होने के चरण लिखो कि आखिर आप जीएम पौधे किस प्रकार बनाते हैं, उसके चरणों को लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई आपको ये कैसे करना है।
देखिए एक सिंपल सी बात है जो हेडिंग से हमें पता चल रही है कि ऐसे जीव जिनको जेनेटिक रूप से मॉडिफाई किया गया हो, यही है ना। तो एक सिंपल सी परिभाषा बनती है, ऐसे जीव जिनको पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा नई विशेषताओं का समावेश कर बनाया गया हो, उन्हें आनुवांशिक रूपांतरित जीव मतलब जीएमओ कहते हैं। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है भाई कि जीएमओ क्या है। तो एक सिंपल सी बात है, ऐसे जीव जिनको पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा नई विशेषताओं का समावेश कर बनाया गया हो, उन्हें हम जीएमओ कहते हैं। मतलब आपने कोई पौधा है और उस पौधे के जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया, मतलब उसमें आपने एक अपने वांछित जीन को डाल दिया, तो आप मुझे बताओ क्या वह प्लांट जेनेटिक रूप से मॉडिफाई नहीं कर दिया क्या? आपने उसमें नई विशेषताओं का समावेश नहीं किया क्या? समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही जीव या प्लांट को आप क्या बोलेंगे? जीएम प्लांट या जीएम जीव बोलेंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा कितनी सिंपल है कि ऐसे जीव जिनको पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा नई विशेषताओं का समावेश कर बनाया गया हो, उन्हें हम आनुवांशिक रूपांतरित जीव बोलते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट बात आती है इनके विकास के चरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जीएम पौधे कैसे विकसित करते हैं, चरणबद्ध लिखो। तो पहला पॉइंट, वाहक का चयन एवं वांछित जीन को पृथक करना। दूसरा, पुनर्योगज प्लाज्मिड का निर्माण एवं एग्रोबैक्टीरियम में रूपांतरण। नेक्स्ट है रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम का पादप कोशिका में स्थानांतरण। कहाँ तक दिख जाएगा आपको? हाँ, दिख जाएगा, पादप कोशिका में स्थानांतरण। नेक्स्ट, रूपांतरित कोशिका का चयन, संवर्धन और पुनर्जनन। और लास्ट है रूपांतरित कोशिका की अभिव्यक्ति, या मैं इसको बोल सकता हूं डायरेक्ट ही वांछित जीन की अभिव्यक्ति। देखिए भाई यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल भी इसको सिंपल क्वेश्चन मत समझ के चलना आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले एनसीईआरटी सिलेबस था, उसमें भी यही टॉपिक था, तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो आप क्वेश्चन को कैसे याद रखेंगे
कि जीएम प्लांट या जीएम जीव या जीएमओ या आनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं। तो 4 प्रकार से तो इसकी परिभाषा, ठीक है। वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इनके विकसित होने के चरण लिखो, कि आप एक जीएम प्लांट कैसे बना सकते हैं, उसको चरणबद्ध कीजिए। तो आप कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले आप एक वाहक का सिलेक्शन करेंगे, चाहिए भाई बिल्कुल, और अपने वांछित जीन को क्या करेंगे, अलग। भाई जो आपका वांछित जीन है उससे तो आप पृथक करेंगे ही करेंगे, किसी भी जीव से पृथक किया, फिर एक वाहक का सिलेक्शन किया। जब आपके पास वाहक और वांछित जीन है तो आप क्या करेंगे एक पुनर्योगज प्लाज्मिड का निर्माण होगा और उस पुनर्योगज प्लाज्मिड को आप किस में ट्रांसफर कर देंगे, एग्रोबैक्टीरियम में। चूंकि हम पराजीनी या मैं कहूं ट्रांसजेनिक पादप, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, वो ऐसे भी क्वेश्चन देगा कि ट्रांसजेनिक पादप के निर्माण होने के चरणों को बताइए, या ट्रांसजेनिक पादप विकसित होने के चरण, है ना। ट्रांसजेनिक पादप के नाम से भी वो क्वेश्चन देगा आपको। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। भाई एग्रोबैक्टीरियम वाहक ही तो लेंगे हम इसमें, तो रूपांतरण हो गया, मतलब आपने एग्रोबैक्टीरियम में इस प्लाज्मिड को डाल दिया, पुनर्योगज को, जो मान लीजिए एक प्रकार की टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है। अब जो रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम है उसका संवर्धन आप प्लांट कोशिकाओं के साथ कराएंगे, जिससे वो कहां चला जाएगा, पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाएगा। कौन, टीआई प्लाज्मिड। अब क्या होगा कि अब जो रूपांतरित कोशिका है उसका हम चयन करेंगे और उस कोशिका का संवर्धन करेंगे और उसका पुनर्जनन करेंगे, मतलब एक नया प्लांट उससे तैयार करेंगे। अब जो नया प्लांट बन गया तो उसमें आप क्या देखेंगे, अपने वांछित जीन की अभिव्यक्ति देखेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये जो चरण आपको दिख रहे हैं, ये देखो कितने सिंपल चरण है भाई, है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है। समझ में आ गई मेरी ये बात। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि जीएमओ क्या है और इनको आप कैसे विकसित कर सकते हैं, ठीक है भाई। क्लियर समझू मैं इस टॉपिक को आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कर लेंगे ना इस सारे क्वेश्चन को, क्योंकि सारे की सारे जो क्वेश्चन अब चल रहे हैं ना वो सभी की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हेडिंग, ट्रांसजेनिक पादपों की उपलब्धियां। अब ट्रांसजेनिक पादप तो आप जानते ही हैं, जो जीएम प्लांट है उन्हें हम ट्रांसजेनिक पादप बोलेंगे। अब इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं हमारे लिए, तो मैं आपको बता दूं, यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली उपलब्धि है कीट प्रतिरोधकता। क्या है, कीट प्रतिरोधकता। तो मैं आपको सिंपल यहां पे इसको समझा के चलूंगा। देखिए, कीट प्रतिरोधकता का मतलब है कि हम ट्रांसजेनिक पादप बनाकर कीट प्रतिरोधी फसल भी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कीट प्रतिरोधी फसल। कैसे बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप थ्योरी खुद पढ़ लेना, मैं यहां पे आपको प्रारूप बना के चल रहा हूं, बता के चल रहा हूं। देखिए, एक जीवाणु है बीटी जीवाणु, जिसको बैसिलस थुरिनजेंसिस बोल के चलते हैं। बीटी जीवाणु एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है, और इस प्रोटीन का नाम है बीटी प्रोटीन, या मैं इसको बोल सकता हूं क्राई प्रोटीन, ठीक है। कि जो बीटी जीवाणु होता है उसके पास एक जीन होता है जो ऐसी प्रोटीन का संश्लेषण करता है जो सलाबों को मारने का काम करता है, मतलब कीटों को मारने का काम करता है, ठीक है। तो हमने इसी का फायदा उठाते हुए क्या किया कि इस क्राई प्रोटीन बनाने वाले जीन को
इस क्राई प्रोटीन बनाने वाले जीन को हमने अपनी कपास में प्रवेश किया। ठीक है, तो ऐसी कपास जिसमें हमने क्राई प्रोटीन बनाने वाले के जीन को ट्रांसफर किया है ना, उसे हम किलर कपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलर कपास, या जिसका नाम है बीटी कॉटन। क्या नाम है इसका? बीटी कॉटन, है ना। बीटी कपास, बीटी आलू, तो ये दो ऐसे प्लांट हैं, बीटी कॉटन और बीटी आलू, जो हमने कीट प्रतिरोधी फसल के रूप में बना चुके हैं, है ना। और ये किसके प्रतिरोधी है? ये बीटी कॉटन। ये बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक पादप है, और ये किसके प्रतिरोधी होती है? वॉलवॉर्म के, जिसको गोलक सलभ कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलक सलभ, है ना। तो यहां से एक क्वेश्चन जैसे 1 नंबर का आ जाए कि ऐसी कौन सी फसल है जो गोलक सलभ के प्रतिरोधी है, तो आपको लिखना है बीटी कॉटन। क्या लिखना है? बीटी कॉटन। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो कीट प्रतिरोधी फसल हम ट्रांसजेनिक पादपों से तो बना सकते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो आप कीट प्रतिरोधकता की जो पीडीएफ में थ्योरी है उसको आप पढ़ के देखना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, और जो मोस्ट पॉइंट है वो मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। क्या? कि भाई एक बीटी जीवाणु होता है जो एक बीटी प्रोटीन बनाता है, जिससे कई सलभों की मृत्यु हो गई थी। तो हमने क्या किया? इस क्राई प्रोटीन को अपने कपास में डाला, तो बनने वाली जो ट्रांसजेनिक फसल है उसे हम किलर कपास या बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। और ये जो बीटी कॉटन है वो गोलक सलभ के प्रतिरोधी फसल होती है। ठीक है, तो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2 कीट प्रतिरोधी फसलों के नाम बताओ, तो आप लिखेंगे बीटी कॉटन, बीटी आलू। याद रखना इसको। ठीक है, तो पहली उपलब्धि है कीट प्रतिरोधकता, दूसरी है शाकनाशी प्रतिरोधकता। तो देखो शाकनाशी, अच्छा पहले एक बात बताओ मुझे, शाकनाशी का मतलब क्या होता है? तो शाकनाशी का मतलब होता है जो खरपतवार को नष्ट करे। क्या करे? खरपतवार को नष्ट करे। तो मैं आपको एक बताऊं बात, एक ग्लाइफोसेट, ये जो ग्लाइफोसेट है ना, एक प्रकार की दवाई है खरपतवार को नष्ट करने की। ठीक है, ग्लाइफोसेट। अब ये करती क्या है? जैसे ही हम ग्लाइफोसेट दवाई को अपने खेतों में डालते हैं, तो ये क्या करती है? ये अमीनो अम्ल का दमन करती है। बात को जरा ध्यान से समझो। एक एंजाइम है EPSPS। तो ये जो एंजाइम है वो क्या करता था? हमारे अंदर एरोमेटिक अमीनो अम्ल बनाएगा। बात को जरा ध्यान से समझो। एक प्लांट है, ये प्लांट है, इसके अंदर ये वाला एंजाइम था EPSPS, और इसका काम था कि ये अमीनो अम्ल बनाएगा, और अमीनो अम्ल बनने से ही एक प्लांट की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद था। तो जैसे ही हम इस फसल में ग्लाइफोसेट दवाई को डालते हैं, क्योंकि ये दवाई डालना भी जरूरी है, ये वाली दवाई, क्योंकि ये खरपतवार को मारेगी। लेकिन इसका एक विपरीत प्रभाव क्या था कि यह दवाई प्लांटों के इस लाभदायक एंजाइम को नष्ट कर देती थी, इसको कम कर देती थी, जिससे अमीनो अम्ल कम बनते थे और प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती थी। तो नुकसान वाली बात थी। तो हमने क्या किया? हमने अपने इस प्लांट में इस एंजाइम को बढ़ाने वाले जीन, कौन से एंजाइम को? EPSPS एंजाइम को बढ़ाने वाले जीन इसमें ट्रांसफर किए अपनी फसल में।
है ना। तो इससे क्या हुआ कि इसमें ऐसा जीन हमने डाला जो इस एंजाइम की मात्रा को ज्यादा बना के रखता है। ठीक है, अब इसमें डालो ग्लाइफोसेट, तो ग्लाइफोसेट तो अपना वही काम करेगा, ईपीएस को नष्ट करेगा, लेकिन हमने क्या कर रखा है, अपने प्लांटों में ऐसा जीन डाल रखा है जो इस एंजाइम को बहुत ज्यादा मात्रा में बना के रखता है। तो ये कितना भी नष्ट कर ले ग्लाइफोसेट, लेकिन इस पर अब ये नष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो फसल बन गई वो कैसी बन गई, शाकनाशी प्रतिरोधक फसल बन गई। कैसी फसल बन गई, शाकनाशी शाकनाशी प्रतिरोधक फसल बन गई। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही? ठीक है, तो दो प्रकार की फसल आपको पता चल गई, एक तो कीट प्रतिरोधी फसल और एक शाकनाशी प्रतिरोधक फसल। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये जो घटना या जो कार्य हो रहे हैं वो किससे संभव है, केवल ट्रांसजेनिक पादप से। क्यों, आपने जो ये प्लांट बनाया है वो ट्रांसजेनिक ही तो बनाया है, ये वाला प्लांट ट्रांसजेनिक बनाया ना। तो ट्रांसजेनिक कब बनाइए, जब आपने इसमें ईपीएस बढ़ाने वाले एंजाइम को समाकलित किया। ठीक है, चलिए, तो ये थी भाई सेकंड बात। अब तीसरा है नरबंध्य पादप। तो नरबंध्य पादप हम तैयार करते हैं। अच्छा, नरबंध्य क्यों जरूरी है, क्योंकि जिन पौधों में हमें संकरण कराना है, अपना इच्छित संकरण कराना है, तो हमें उनके नर पुष्प नहीं चाहिए होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि यदि उनमें नर पुष्प हैं तो हमें विपुंसन जैसी क्रिया करनी पड़ती है जिसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो उस क्रिया से बचने के लिए यदि हमें डायरेक्ट ऐसे पौधे प्राप्त हो जाएं जिनके नर पुष्प बंधे हों तो बहुत काम की बात है। तो हम क्या करते हैं, एक एमाइलो लुकेफेसियंस नाम का एक जीवाणु होता है ना। इससे एक जीन हम लेते हैं बार्नेज जीन। क्या लेते हैं, बार्नेज जीन। एमाइलो लुकेफेसियंस नाम का जीवाणु है जिससे एक जीन प्राप्त होता है बार्नेज जीन। ये बार्नेज जीन क्या करता है, टैपिटम को नष्ट करता है। टैपिटम को क्या करता है, नष्ट। और आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 2 में कि यदि आप किसी भी प्लांट की टैपिटम को नष्ट कर दें तो उसके परागकण बंधे रह जाते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो ये किस जीन से हो रहा है, ऐसा बार्नेज जीन से। तो आप क्या करें, यदि आप इस बार्नेज जीन को लें, है ना, और अपने वही टीआई प्लाज्मिड में लगाएं। किस में लगाएं, टीआई प्लाज्मिड में। याद कर लो यार, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड में इस जीन को जोड़कर आप एक प्लांट है जिसको मैं तोरिया बोलता हूं, तोरिया जिसको राई बोलते हैं, राई, है ना। उस तोरिया में एग्रोबैक्टीरियम वाहक की सहायता से हमने इस जीन को ट्रांसफर कर रखा है। तो ये जो तोरिया अब बना है वो कैसा बना है, एक प्रकार का जीएम प्लांट। और इसके पास क्या विशेषता है कि इसमें जो भी नर पुष्प आएंगे वो सभी कैसे होंगे, बंधे होंगे। कैसे होंगे, बंधे। तो हम बताइए, ट्रांसजेनिक पादपों के रूप में नरबंधे पादप भी तो तैयार कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, समझ में आ गई आपको बात, नरबंधे पादप भी तैयार करना। ठीक है, चलिए टाइम कितना हो गया, चलो टाइम हो ही गया। तो मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ी जल्दी इसलिए कर रहा था ताकि ये चैप्टर समाप्त हो जाए, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ जल्दी समझाने में मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा, है ना। फायदे दिखने का मतलब है
थोड़ा कम आपको ये लर्न हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ना भाई, समझ रहे हैं। तो मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल मैं दोबारा से, आज ये समाप्त नहीं हो पाएगा इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं, और कल दोबारा से मैं ये जो टॉपिक है ट्रांसजेनिक पादपों की उपलब्धियां, इनको दोबारा से कल आराम आराम से और क्लियर करके समझाऊंगा। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को। हाँ, तो बाकी बात अब करेंगे कल समझाऊंगा इसको दोबारा से, मतलब